सोचिए, एक आम सा लगने वाला गर्ल्स हॉस्टल जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हो और अचानक वही जगह सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाए। आज के इस विश्लेषण में हम वाराणसी के एक ऐसे ही केस को ब्रेक डाउन करेंगे। ये एक्सप्लेनर दरअसल एक रियल लाइफ हॉन्टिंग की पूरी एनाटॉमी को हमारे सामने खोल कर रख देता है। हम देखेंगे कि कैसे एक परफेक्टली सेफ लगने वाला एनवायरनमेंट देखते ही देखते एक खौफनाक और डेंजरस जगह में तब्दील हो जाता है। चलिए, बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। स्वरा, इतनी चिंता मत करो। मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। जस्ट इमेजिन करिए, एक सुनसान रात, आप अकेले कमरे में सो रहे हैं और अचानक खाली बेड से ऐसी फुसफुसाहट वाली आवाज आए। ये वो टेरिफाइंग टर्निंग पॉइंट था जिसने हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर स्वरा को एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापस आना लिटरली नामुमकिन था। पर बात आखिर यहां तक पहुंची कैसे? इस पूरी घटना का एक क्लियर टाइमलाइन है जिसे हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले 40 दिन बिल्कुल शांत थे, एक नॉर्मल रूटीन की तरह। फिर आती है एक रात, एक हार्मलेस से मूवी प्रैंक की रात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उसके बाद का एक हफ्ता लगातार एस्केलेट होती हुई हॉन्टिंग्स का था, जहां से बच निकलने की डेस्परेट कोशिश की गई। और आखिर में 4 साल बाद का आफ्टरमैथ। ये ब्रेकडाउन ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक नॉर्मल लिविंग सिचुएशन बड़ी तेजी से एक ऐसी स्थिति में बदल सकती है जहां सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाए। सेक्शन 1, द न्यू हॉस्टल सेटअप। कोई भी हॉन्टिंग हवा में नहीं होती, राइट? उसका एनवायरनमेंट और स्पेस समझना बहुत जरूरी होता है। वाराणसी के कुजवा एरिया, दुर्गाकुंड के पास बनी इस नई हॉस्टल बिल्डिंग का लेआउट इस केस में बहुत क्रूशियल है। ग्राउंड फ्लोर का सेटअप देखिए, वो काफी बिजी और पॉपुलेटेड था, जहां ओनर्स और सीनियर गर्ल्स रहती थीं। लेकिन अपस्टेयर्स फ्लोर बिल्कुल आइसोलेटेड और शांत। वहां स्वारा अकेले एक रूम में रहती थी और उसके रूम का एक दरवाजा पूरा ग्लास का बना हुआ था, एकदम ट्रांसपेरेंट। ये जो फिजिकल वल्नरेबिलिटी और आइसोलेशन था ना, यही आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। अब स्वरा उस फ्लोर पर अकेले जरूर थे, पर वो बिना किसी शील्ड के नहीं थे। उसका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन था। रोज सुबह जल्दी उठना, डेली हरि स्तोत्रम सुनना, हफ्ते में एक दिन तुलसी मानस मंदिर जाना और रात को सोने से पहले उस ग्लास डोर पर थिक पर्दा लगाना। ये स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल रूटीन दरअसल उसकी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस थी, एक तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड। कहानी में आगे चलकर इस एक आदत ने कितना बड़ा रोल प्ले किया, ये देखकर हैरानी होती है। सेक्शन 2, अ प्रैंक गॉन रॉन्ग। तो पहले 40 दिन की शांति के बाद आई एक ऐसी रात जिसने उस शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हुआ ये कि चारों लड़कियां एक खाली 8 सीटर रूम में बैठकर द कॉन्जरिंग देख रही थीं। अब ऐसी मूवी वैसे ही डार्क एनर्जी और साइकोलॉजिकल टेरर का माहौल बना देती है। इस टेंशन के बीच स्वरा ने सोने जाने का नाटक किया और चुपके से उसी कमरे में बेड के नीचे छुप गई ताकि बाकी ग्रुप को डरा सके। सुनने में बड़ा नॉर्मल और कॉमन सा प्रैंक लगता है ना? पर डर से भरे इस एनवायरनमेंट में इन छोटी छोटी गलतियों ने अनजाने में ही असल टेरर के दरवाजे खोल दिए थे। उस प्रैंक वाली रात को ही बाकी लड़कियों ने कुछ ऐसे फिनोमेना एक्सपीरियंस किए जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कृतिका की सिक्योरली लॉक की गई खिड़की का अपने आप खुल जाना, अंधेरे कॉरिडोर में भारी कदमों की आहट गूंजना, किसी अनजान शक्ति का स्वारा की आवाज मिमिक करके उन्हें बुलाना, और ग्राउंड फ्लोर पर श्रद्धा को ऐसी घुटन होना जैसे किसी ने उसके मुंह पर तकिया दबा दिया हो। और सबसे डरावनी बात क्या थी? लड़कियों को लगा कि ये सब स्वारा अपना प्रैंक कंटिन्यू कर रही है, पर एक्चुअली में स्वारा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसने तो कुछ किया ही नहीं था। और यहां हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक्नॉलेजमेंट। पैरानॉर्मल लोर में इसका मतलब होता है किसी अनजान एंटिटी को वर्बली चैलेंज करना। जब अगले दिन सबने स्वरा पर इल्जाम लगाया कि उसने उन्हें डराया है, तो स्वरा ने छत पर खड़े होकर मजाक मजाक में हवा में कह दिया, जो कोई भी था मुझे भी फील कराओ, तुम उनके पास गए मुझे भी अपनी प्रेजेंस दिखाओ। यही वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। उस कैजुअल से जोक ने वहां मौजूद उस अनसीन पावर को एक डायरेक्ट खुला निमंत्रण दे दिया था। सेक्शन 3, द हॉन्टिंग एस्केलेट्स। उस वर्बल चैलेंज के बाद ही चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगीं। सब कुछ सीधे उस आइसोलेटेड अपर फ्लोर पर टारगेट होने लगा। एक रात अंधेरे कॉरिडोर में जब स्वरा बाथरूम की तरफ बढ़ी, तो उसे ठीक अपने पीछे से भारी सांसें लेने की आवाजें आने लगीं। वो आवाज लगातार उसके करीब आ रही थी, जबकि वहां फिजिकल फॉर्म में कोई नहीं था। ये एक ऐसा इनएस्केपेबल ड्रेड था जहां आइसोलेशन अब डायरेक्ट और जानलेवा खतरा बन चुका था। अगर आप दिन और रात का कॉन्ट्रास्ट देखें तो वो बिल्कुल हैरान करने वाला था।
दिन के उजाले में सब कुछ नॉर्मल रियलिटी लगता था, कॉलेज जाना, ओनर्स के साथ ब्रेकफास्ट करना। पर रात होते ही डर का गेम शुरू हो जाता था। फैंटम आवाजें आना, और सबसे ज्यादा डरावना मंजर तो तब हुआ जब बैल्कनी के ग्लास गेट पर लगे सफेद पर्दे के पीछे किसी अनजान इंसान के पैर खड़े हुए दिखाई दिए। ये डुअलिटी साफ दिखाती है कि एंटिटी एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से कैसे इजीली मैनिपुलेट कर सकती थी। अब इन सब इवेंट्स के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो कहानी को एक नया टर्न देता है। अचानक वो दोनों सीनियर लड़कियां हॉस्टल छोड़कर क्यों भाग गईं? उनका अचानक ऐसे चले जाना इस बात का सबसे बड़ा सिग्नल था कि अब ये सब सिर्फ डरावने कोइंसिडेंसेस तक सीमित नहीं रहा, ये एक जेन्युइन फिजिकल थ्रेट बन चुका था। जाते वक्त कृतिका की उस चेतावनी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसने कहा, जब से हमने वो मूवी देखी है ना, मेरा बुखार नहीं उतर रहा और सौम्या मानसिक रूप से डिस्टर्ब महसूस कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनजान प्रेजेंस अब सिर्फ डराने का काम नहीं कर रही थी, वो वहां रहने वालों पर सिवियर फिजिकल और मेंटल टोल ले रही थी। ये किसी भी हॉन्टिंग का सबसे खतरनाक फेज होता है। सेक्शन 4, अ डार्क सीक्रेट रिवील्ड। उस बिल्डिंग का पास्ट क्या था और ओनर्स आखिर क्या छुपा रहे थे, ये डार्क सच्चाई तब जाकर सामने आई जब स्वरा ने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से बात की। पता चला कि वो जगह दरअसल पहले एक बॉयज हॉस्टल हुआ करती थी और कुछ ही वक्त पहले उसी सेम स्ट्रक्चर में एक लड़के ने अपनी जान ले ली थी। ओनर्स ने फटाफट वहां रेनोवेशन चलवा दिया और इस ट्रेजेडी को डेलिबरेटली कवर अप कर दिया था। पर जैसे ही एंटिटी को रियलाइज हुआ कि उसका राज अब खुल चुका है, उसने अपना सबसे अग्रेसिव रूप दिखाया। स्वरा और श्रद्धा अचानक से बुरी तरह बीमार पड़ने लगी। जब स्वरा ने हेल्प मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश की तो फोन सिग्नल्स अजीब ढंग से फ्लक्चुएट हुए और कॉल्स ब्लॉक होने लगे। हद तो तब हो गई जब दिन के उजाले में, ब्रॉड डेलाइट में, स्पिरिट का शैडो आसपास घूमते हुए दिखने लगा। वो अब क्लियरली किसी को वहां से जिंदा जाने नहीं देना चाहती थी। सेक्शन 5, एस्केपिंग द स्पिरिट। ऐसी एक्सट्रीम स्थिति में बस एक ही रास्ता बचता है, उस कर्स्ड प्रॉपर्टी से बच निकलने की जद्दोजहद। बेटा, चाहे जो हो जाए, अभी के अभी वहां से निकल जाओ। उस घर से जितना दूर हो सके चले जाओ। ये क्रूशियल वर्ड्स थे स्वरा के पिता के, जिनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने दूर बैठे हुए ही अपने ध्यान में इस एक्सट्रीम डेंजर को सेंस कर लिया था। उन्हें रियलाइज हो गया था कि स्पिरिट अब जान लेने पर आमादा है। उनकी इस इंट्यूशन ने सच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब स्वरा और श्रद्धा निकल रहे थे तब ग्राउंड फ्लोर लॉबी में ओनल्स का फाइनल रिएक्शन बिल्कुल देखने लायक था। अंकल जो चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज अचानक मिस्टीरियसली चली गई। आंटी कंप्लीटली पैनिक मोड में थी क्योंकि उनका कवर अप फेल हो चुका था और उनके बेटे ने आखिरकार कन्फेस किया कि उसे हमेशा एक अनसीन प्रेजेंस की वजह से सिर में भयंकर दर्द रहता था। यानी एंटिटी ने पहले से ही पूरे परिवार को फिजिकली इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब यहां से ठीक 4 साल आगे बढ़ते हैं। 4 साल बाद जब स्वरा एक मार्केट में अचानक उस ओनर के बेटे से मिलती है तो उस बिल्डिंग के फाइनल फेट का पता चलता है। उन लड़कियों के हॉस्टल छोड़ते ही एंटिटी ने सीधा बेटे पर अटैक किया था। हालत इतने खराब हुए कि परिवार को तांत्रिक बुलाना पड़ा और आखिरकार वो नया हॉस्टल हमेशा के लिए बंद हो गया। इस पूरी पैरानॉर्मल घटना को एक लोकल प्रीस्ट ने बाद में 3 क्लियर स्टेप्स में समझाया। पहला, स्पिरिट शुरू में सिर्फ पैसिव ध्यान चाहती थी। दूसरा, स्वरा ने छत पर जो जोक मारा, उसने उस एंटिटी को एक्टिव अटैचमेंट का डायरेक्ट इन्विटेशन दे दिया क्योंकि स्पिरिट को लगा कि उसे पुकारा गया है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वरा की अनवेवरिंग स्पिरिचुअल रेजिलियंस। उनकी पूजा पाठ और हिम्मत ने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई जिसकी वजह से वो एंटिटी उन्हें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल रह जाता है। क्या होता है जब हम ऐसी अनजान शक्तियों को बिना सोचे समझे किसी लिविंग स्पेस में इनवाइट कर लेते हैं? ये एक्सप्लेनर हमें याद दिलाता है कि हमारे कहे गए शब्द कितने पावरफुल होते हैं और जिंदा लोगों और अनसीन वर्ल्ड्स के बीच की बाउंड्री कितनी फ्रैजाइल होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस केस की पूरी एनाटॉमी को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ।